भी हैं। ओहो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? आज यहाँ कैसे? एक जरूरी काम से आया था मैं। इनसे मिलिए, मेरे दोस्त सुधाकर हैं। आप हैं एसीपी साहब प्रद्युमन। हेलो। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ डॉक्टर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हेलो। एसीपी साहब, आपके यहाँ तो रोज कोई ना कोई मर्डर केस आता ही रहता होगा। किसी में कोई हथियार इस्तेमाल किया जाता होगा, किसी में कुछ पिस्टल, जहर, चाकू, छुरी वगैरह। आज मैं आपको एक ऐसा हथियार दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे कत्ल किया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा हथियार दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे भी मर्डर किया जा सकता है। इस पिन से? हाँ, खून हो तो सकता है अगर इस पर जहर लगाकर किसी को चुभा दिया जाए तो। नहीं नहीं, जहर वहर कुछ नहीं। सुधाकर के लिए तो ये पिन ही काफी है। क्या? देखिए मैं बताता हूं, मुझे बचपन से एक बीमारी है, खून की। सुधाकर को हेमोफीलिया है। इसका मतलब है अगर आपको चोट लग जाए तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। जी हाँ एसीपी साहब, मेरा ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून रुकता नहीं। घाव बड़ा हो या छोटा, एक बार खून बहना शुरू हुआ तो मेरा खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं। आपको तो बहुत एहतियात से रहना पड़ता होगा। जी हाँ, सिर्फ इस दवा का सहारा है। ये दवा घाव में से बहते खून को थोड़ी ही देर में जमा देती है, क्लॉट कर देती है, खून रुक जाता है। भाई इसलिए तो दवा मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। तो डॉक्टर ये बताओ, आज तुम यहाँ आए कैसे? मैं एक बहुत जरूरी काम से आया। इनकी बीवी जो है ओ डॉक्टर, तुम भी जरा सी बात का पतंगर बनाते हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, खामखा इनका वक्त भी जाया कर रहे हो। इसका फैसला तुम एसीपी साहब पे छोड़ दो। अब ये बोलो, तुम बता दो या मैं कहूं? अच्छा मैं बताता हूं। एसीपी साहब, दरअसल 40 साल की उम्र तक मैं बैचलर रहा और मैंने ये फैसला किया था मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब आज से 4 साल पहले जब मैं 40 का था तो मैंने जब सुहासिनी को देखा तो एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। लगा कि इससे शादी कर लूं। पहली बार लगा कि जिंदगी में किससे प्यार हुआ मुझे। 40 साल की उम्र में सठिया गया ये। सुहासिनी इससे 15 साल छोटी है। सठियाता आदमी 60 साल पे है, 40 में तो आदमी नौटी होता है, क्यों? और फिर मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, जो कुछ हुआ है राजीमंदी हुआ है। हाँ, उसके बाप को तुम्हारा पैसा लौटाना था ना, उसने सोचा चलो शादी हो जाने के बाद शायद वो पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, और बस उसके बाद इनकी शादी होगी। और अभी कुछ ही महीने पहले वो सुहासिनी के पिता की डेथ हो गई। बस उसके बाद से सारी मुसीबत शुरू हुई। एसीपी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। पिता की मौत का सदमा लगा बेचारी को, बस जरा सी बात पे चिढ़ जाती है, झगड़ने लग पड़ती है और कई बार ऑफिस से लेट आती है, इतनी सी बात है। पिछले हफ्ते क्या हुआ वो तो बताओ। पिछले हफ्ते कितना नाजुक है मुन्ना जी साहब। ओ मुन्ना जी साहब। भी क्या जी साहब लगा रखी है। एक सोडा लेके आ और वो खिड़की खोल दे सामने वाली। बहुत अच्छा साहब। क्या हवा चल रही है भाई, वाह। सुहासिनी जी, तो मैंने कहा जाने मन, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं आप। हाँ कुछ नहीं, यूं ही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन
सुहासिनी मेरा पैर कट गया, खून बह रहा है। सुहासिनी मेरी दवाई, दवाई जल्दी जल्दी निकालो। सुहासिनी मेरा खून रुकेगा नहीं। सुहासिनी सुहासिनी जल्दी करो ना। रात अगर मैं ऐन मौके पर नहीं पहुंचता तो ये तो मर ही गया था। डॉक्टर यार, तुम भी जरा सी बात का अफसाना बना देते हो। महज एक हादसा था। सुहासिनी इतनी बौखला गई थी कि दवाई की शीशी उसके हाथ से गिर गई। अच्छा, और जब दूसरे दिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला करके हुक चेक करवाया तो उसने बताया कि वो हुक को किसी ने बीच में से ऐसे काट रखा था कि जरा सी हवा के झोंके से भी वो गिर पड़ता। यानी कि किसी ने जानबूझकर सुधाकर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तुम कहना चाहते हो कि इनकी पत्नी इन्हें मारना चाहती है? मुझे पूरा विश्वास है। और तो और, आई एम सॉरी सुधाकर, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? तुझे सुहासिनी पसंद नहीं, इसका मतलब जो मुंह में आएगा बोलता रहेगा तू? मत करता। देखिए सुधाकर साहब, मैं डॉक्टर सुमित को बहुत सालों से जानता हूं। वो किसी के बारे में यूं ही नहीं बोलेंगे। देखिए एसीपी साहब, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप किसी को भी बगैर सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर हमारी कुछ तो मदद कर सकते हैं। हाँ, मैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूं। अपना एक ऑफिसर इनके साथ भेज देता हूं। पुलिस प्रोटेक्शन? ये सब क्या हो रहा है एसीपी साहब? मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा कि डॉक्टर को शक है कि तुम मेरा मर्डर करने वाली हो, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके आओ। हाँ, अपनी बीवी से प्रोटेक्शन। ये तो हद हो गई है। ये मत बताइए कि वो पुलिस वाला है। कोई भी बहाना बना दीजिए, कह दीजिए डॉक्टर सुमित का भांजा है, उनके पास जगह नहीं, इसलिए आपके साथ रहने के लिए आया है, बस यूं ही। ओके। मैं आपको अपना एक बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर देता हूं, इंस्पेक्टर वीरेन। दया, इंस्पेक्टर वीरेन को बुला, और हाँ, मृदुला को भी बुला। यस सर। इंस्पेक्टर वीरेन इनके घर में रहेंगे और मृदुला उसको बाहर से मदद करेगी। ये नहीं हो सकता सुहासिनी, कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे तलाक देना पड़ेगा। तंग आ चुकी हूं मैं इस नाटक से। पापा ने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ बांध दिया था। देखो, पापा के साथ तुम्हारा सौदा तब तक था जब तक वो जिंदा थे। अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो मुझे आजाद कर दो। मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। समझती क्यों नहीं सुहासिनी? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की किससे। मैंने तो शादी की तुमसे। मैं प्यार करता हूँ तुमसे सुहासिनी। प्यार प्यार प्यार, तंग आ चुकी हूं मैं तुम्हारे इस प्यार से। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते आखिर? तुमसे मुझे आजादी अब तभी मिलेगी जब तुम्हारी मौत हो जाएगी। ओ ना, मेम साहब कहाँ हैं तुम्हारी? मेम साहब नहा रही हैं साहब। काम करो, बाजार जाओ और केमिस्ट की दुकान से दवाइयां ले आओ। काम करो, बाजार जाओ और केमिस्ट की दुकान से दवाइयां ले आओ। आइए वीरेन साहब, चाय नोश फरमाइए। नहीं शुक्रिया, इस वक्त नहीं। देखिए, आपके कहने के अनुसार मुन्ना को तो मैंने भेज दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं? वैसे मैं आपको अभी कहता हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर के दिमाग का फितूर है। सुहासिनी और मैं बहुत खुश हैं आपस में। खुश हैं आप? हाँ। देखिए, कल रात आप दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं। आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। करिए। खतरा कहां से आ सकता है? खतरा कहां से आ सकता है? सुधाकर जी, इतने सोफे होने के बावजूद ये कुर्सी बड़ी अजीब है। आप इस्तेमाल करते हैं इसका? देखिए, इस घर में कितने भी सोफे आ जाए, कुर्सी यहां से नहीं हिलेगी। ये खानदानी कुर्सी है। इस पर मैं सुबह पेपर पढ़ता हूँ। मेरे पिता भी पढ़ा करते थे और उनके पिता भी पढ़ा करते थे।
कुर्सी है अच्छी। क्या हुआ? ये कील देख रहे हैं आप? साहब पुरानी कुर्सी एक कील तो निकल ही सकता है। कुर्सी तो पुरानी है। आपके पास कोई प्लायर या पकड़ है? क्या उस दराज में? ये देखिए, इस कील पर कोई जंग नहीं है क्योंकि ये कील नहीं है। किसी ने हाल ही में ये कील इस कुर्सी में लगाई है। ओहो जाने मन, ये सुबह सुबह बंठन के कहाँ चल दी हैं आप? जी वो ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे आज तो शनिवार है, ऑफिस बंद होगा। हाँ लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया है सो। अच्छा अच्छा, करा। मैं चलती हूँ। See you, bye. अब्दुल्ला, सुहासिनी जी अभी भी घर से बाहर निकली हैं। उनका पीछा करो, देखो वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। ओके? पुलिस वाले। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। क्यों? उसे कहकर आई हूँ कि ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा सुहासिनी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उफ राकेश, वो तो किसी भी हालत में मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मेरी मैं क्या करूं। अब तो उसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। क्या कह रही हो सुहासिनी? काश वो मर जाता तो कितना अच्छा होता। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। सर, गड़बड़ तो जरूर है। हम उसे गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इस वजह से कि सुहासिनी सुधाकर से शादी करने के बाद खुश नहीं, या फिर उसका राकेश नाम के किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसका खून करने वाली है। सर, जब तक वो कुछ करती नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। वीरेंद्र, तुम राकेश की पूरी जांच करो। वो कौन है, वो क्या करता है, वो सुहासिनी को कब से जानता है। हमें सुहासिनी को रंगे हाथों पकड़ना है। चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। बाय वीरेंद्र। सुधाकर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मड के बंगले पे जा रहे हैं, बीच हाउस। लेकिन ऐसे हाँ, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। खैर आप यहाँ रह सकते हैं, मुन्ना है आपकी देखभाल के लिए। अच्छी देखभाल करेगा मुन्ना, चिंता मत करो। चलें? स्वीटहार्ट, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। ओके, बाय। सामान रखो मुन्ना। सब कुछ ठीक हो गया है। सुहासिनी ने कहा मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। इसी खुशी में बीच हाउस जा रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुधाकर जी? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम मुझे पहले बताया तो होता। अरे आधे घंटे पहले तो सुहासिनी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, और मैंने मान लिया। लेकिन अगर वहां जाके आपको कुछ हो गया तो? मैं काम करता हूँ, मैं चुपचाप आपके पीछे आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी यार हद करते हो। एक मुद्दत बाद तो बीवी ने फरमाइश की कि चलो बीच हाउस चलते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। शी लव्स मी। ठीक है ठीक है, आपने अपनी दवाई तो ली ना साथ में? या इतनी ले लिए कि वहां दुकान खोल सकता हूं। हालांकि मैं जानता हूं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माय वाइफ लव्स मी, यू नो। अपना ख्याल रखें। पुलिस वाले, पीछा छोड़ो। बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ये अच्छा नहीं हुआ वीरेंद्र, तुम्हें उन लोगों को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। मैं क्या करता सर, उनके साथ जाने की जिद में कैसे कर सकता था? और वैसे भी सुहासिनी के लिए मैं डॉक्टर सुमित का भांजा हूं, जो यहां पर काम की तलाश में आया हुआ है। और फिर सुधाकर ने मुझे उनके पीछे जाने से मना भी तो किया था। रात के 11 बज चुके हैं,
वो लोग दिन के 2 बजे निकले थे। लगता है अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, वरना डॉक्टर सुमित का फोन आ ही जाता। सर सर एक काम कर सकते हैं क्या? मैंने घर के नौकर मुन्ना से बीच हाउस का एड्रेस ले लिया था। बीच हाउस यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, मड आइलैंड पर। हम वहां जाकर चुपचाप उन पे नजर रख सकते हैं। आइडिया अच्छा है, चलो वहीं करते हैं। ओके सर। हेलो, हाँ डॉक्टर सुमित बोलिए। क्या? माय गॉड, तुम एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हो? ठीक है, हम भी वहीं पहुंचते हैं। क्या कहा डॉक्टर सुमित? हमने बहुत देर कर दी भी नहीं। सुधाकर का बीच हाउस पर एक्सीडेंट हो गया है। हमें डॉक्टर सुमित के हॉस्पिटल पहुंचना है अभी। सुनो, डॉक्टर सुमित कहाँ है? डॉक्टर सुमित, क्या हुआ? बहुत देर कर दी आपने। सुधाकर मर चुका है। फोन आया था, सुधाकर की आवाज से ऐसा लग रहा था उसकी हालत ठीक नहीं है। कह रहा था सीढ़ियों से नीचे गिर गया है और नीचे औजार रखे थे, उसके सर में लगे, काफी चोटें आई हैं। मुझसे कहा कि एम्बुलेंस भिजवा देना। ये औजार यहां ऐसे कैसे पड़ेंगे? शायद सिर इस पर लगा होगा। उस वक्त उनकी बीवी कहां थी? मैंने सुहासिनी के बारे में फोन पर पूछा था, तो उसने बताया कि उन दोनों का कुछ झगड़ा हो गया था और 9:30 बजे वो टैक्सी लेके चली गई। उसके बाद वो घर में अकेला ही था। इस वक्त सुहासिनी कहां है? जरा पता लगवा। सर, सुधाकर तो अपने साथ अपनी दवाई भी लाया था, जो उसने एक आइस बॉक्स में रखी थी। वो रहा सर, उसी में रखी थी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि उसने दवाई ली क्यों नहीं? सर, ये तो खाली है, लेकिन कल दोपहर तो ये भरा हुआ था। तो फिर दवाइयां गई कहां? रुदला, तुम इधर उधर देखो, कहीं रखी हो। वीरेन, तुम ये सीढ़ियां चेक करो। ओके सर। सुमित, जब तुम एम्बुलेंस लेकर आए तब सुधाकर कहां? यहाँ, वो यहाँ पर बेहोश पड़ा था, इसलिए मैंने फटाफट उसे एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गया। सुधाकर ने तुम्हें फोन किया, इसके बाद शहर से तुम एम्बुलेंस लेकर आए और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। इस सब में काफी समय लग गया होगा, है ना? तुम्हारे ख्याल से सुधाकर कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा होगा? यही कोई 20-25 मिनट। सुधाकर गाड़ी चलाना जानता था ना? हाँ, क्यों? तो फिर वो खुद गाड़ी लेकर बाहर क्यों नहीं निकला? मेन रोड से उसे कोई ना कोई जरूर हॉस्पिटल पहुंचाता, उससे काफी समय भी बच जाता, शायद उसकी जान भी बच जाती। सर, आगे का टायर पंचर है। और ये देखो सर, पंक्चर हुआ या किसी ने जानबूझकर? सर ये देखिए यहां पर। सर, सुधाकर ने डॉक्टर को फोन पर यही कहा था ना कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। सर, इसलिए मैं सारी सीढ़ियां चेक कर रहा था ताकि पता चल सके कि वो गिरे कैसे। कुछ पता चला? हाँ सर। सर, ये निशान देखिए। सर, यही है इस सब की जड़। सर, ये कोई ग्रीस या तेल जैसा पदार्थ लगा हुआ है।
सुधाकर इसी सीढ़ी से फिसलकर गिरा होगा। ये देखिए ऐसे। और नीचे लुढ़क कर गया होगा। और लुढ़क कर वहां तक पहुंचा जहां औजार उसका इंतजार कर रहे थे। सुधाकर की बीमारी की वजह से इन औजारों ने उसकी जान ले ली। उसका बचना तो नामुमकिन था। सर, मुझे दवाइयां मिल गई। सर, मैंने किचन के सिंक में कुछ दवाई जैसे निशान देखे तो उन्हें रुई से पोंछकर इसमें इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैंने बॉटल्स ढूंढने की कोशिश की तो वो यहाँ पड़ी हैं। किसी ने शायद ये दवाई की बोतलें किचन के सिंक में खाली कर दी और वो बोतलें यहां फेंक दी। किसी भी हालत में सुधाकर की बीवी सुहासिनी को ढूंढ कर लाऊं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब हो कैसे गया? और सुधाकर भी नहीं रहे। सुधाकर मर कैसे गए? यही तो हम भी जानना चाहते हैं मैडम। इसीलिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। रूटीन सवाल है, बस आपकी मदद चाहिए। इंस्पेक्टर देखिए, मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो खुद सुधाकर ने बहुत जिद की। हमारी शादी को बचाने के लिए वो एक आखिरी मौका चाहते थे। बकवास है, बकवास है। सुधाकर ने जाने से पहले खुद मुझे बताया था कि आइडिया तुम्हारा था। वीरेन, उन्हें बोलने दो। हाँ, तो फिर हम वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही हमारा झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में मैंने वहां से जाने का फैसला कर लिया। रात बहुत हो चुकी थी और वो जगह रात को बहुत सुनसान होती है, इसलिए मैंने फोन किया और एक टैक्सी बुलवाई। और करीब 9:30-10 बजे तक मैं वहां से जा चुकी थी। उसके बाद आपका एक ऑफिसर मुझे यहाँ ले आया पूछताछ के लिए। आपको सुधाकर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है? जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आप चाहें तो उस टैक्सी ड्राइवर से पूछ सकते हैं। जब मैं वहां से चली थी तो मेरे पति बिल्कुल ठीक ठाक थे और दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। सर, हमने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लिया है और उसने भी यही बयान दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, सीढ़ी पर लगी हुई क्रीम के बारे में आपको कुछ मालूम है? क्रीम? हाँ, सीढ़ी पर लगी हुई क्रीम। मैं किसी क्रीम के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं मालूम? अच्छा, तो ये बताइए सुहासिनी जी, क्या आपके हस्बैंड की गाड़ी का टायर कैसे पंचर हो गया? हाँ, हो सकता है गाड़ी पंचर हो गई हो। रास्ता बहुत कच्चा है। लेकिन जब आप बीच हाउस पहुंचे तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक थी। तो फिर खड़ी खड़ी गाड़ी का टायर कैसे पंक्चर हो गया? मैं कैसे बोल सकती हूँ गाड़ी कैसे पंक्चर हो गई? I don't know anything। आपके हस्बैंड की दवाइयां कहाँ गई? हाँ, दवाइयां। वो तो आइस बॉक्स में थी। आइस बॉक्स में नहीं है तो देखिए, हो सकता है वो अपने साथ दवाइयां ले जाना ही भूल गए हो। कोई मरीज अपनी दवाइयां कैसे भूल सकता है सुहासिनी जी? अब बस ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। जब आप दोनों घर से निकले थे तब वो दवाइयां आइस बॉक्स में थी, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? किसी ने उन दवाइयों को किचन की सिंक में उंडेल दिया और फिर खाली बोतलें बाहर बागीचे में फेंक दी, है ना? ये देख रहे हैं आप लोग, इस रुई पर ये जो लिक्विड लगा हुआ है ना, ये वो लिक्विड है जो सुधाकर की रसोई से हमने पाया है। दरअसल उसकी रसोई के सिंक से हमें मिला है। और आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि ये वो दवाई है जो सुधाकर अपना खून बहने से रोकने के लिए इस्तेमाल करता था। लगता है किसी ने इस दवाई की 4-5 बॉटल्स सिंक में खाली कर दी है। और कुछ पता चला? हाँ, एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये कील, ये वो कील है जो आपको कार के टायर में से मिली। जी हाँ। लेकिन ये कील सड़क पर से नहीं आई। मतलब साफ है कि कार का पंक्चर सड़क पर नहीं हुआ। सड़क पर नहीं हुआ था? एग्जैक्ट। तो फिर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कीलें देख रहे हैं आप, ये वो कीलें हैं जो आपको सुधाकर के घर से मिली औजारों के पास। और अब आप इस कील को देखिए, ये दोनों कीलें मिलती हैं, एकदम मिलती हैं। इसका मतलब साफ है कि ये कील भी कहीं घर से ही आई होगी, बाहर से नहीं।
पर यह भी तो हो सकता है कि घर में काम करने वालों ने लाते ले जाते समय कील गिरा दी हो, जिसकी वजह से गाड़ी पंक्चर होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आप इस कील को जरा गौर से देखिए। इसका हेड देखिए, एकदम मुड़ा हुआ है। और ये इसलिए मुड़ा हुआ है क्योंकि इस कील को किसी ने हथौड़े से टायर में ठोका है। और वो क्रीम जो सीढ़ी पर लगी थी? यस, वो क्रीम। ये देखिए, ये क्रीम का वो डब्बा है जो सुहासिनी के रूम से मिला था। और इनफैक्ट सीढ़ियों पर भी यही क्रीम थी। मतलब इसके पीछे सुहासिनी का हाथ है। आखिर सब हो क्या रहा है? सुहासिनी जी, हमें शक है कि आपने ही अपने पति का खून किया है। क्या कह रहे हैं आप? बकवास! ये कोई खून नहीं कर सकती। बात हम सब जानते हैं। इन्होंने सुधाकर से क्यों शादी की, इनके आपस में झगड़े कैसे होते थे, और इनके और आपके क्या संबंध है। रुदुला, टेप चलाओ। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। क्यों? उसे कहकर आई हूँ कि ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा सुहासिनी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उफ राकेश, वो तो किसी भी हालत में मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मेरी मैं क्या करूं। अब तो उसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, हमारा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा? सुहासिनी जी, आप ही सुधाकर को बीच हाउस ले गई और वहां सीढ़ी पर क्रीम लगा दी। लेकिन उससे पहले आपने उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया, यहां तक कि उनकी दवाई भी फेंक दी। उनके बचने का हर रास्ता बंद कर दिया था आपने। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया है। मैंने उनका खून नहीं किया है। इस केस का हर पहलू कहता है कि खून आपने ही किया है। और आप समझते क्यों नहीं? जब उस वक्त मेरे अलावा घर पर कोई था ही नहीं, तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी ना। अगर मैं ये सब करती तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। मैंने खून नहीं किया है। मैंने खून नहीं किया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि खून के बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से मौत हुई है। ये बात साफ जाहिर भी तो है। ये बात एकदम क्लियर है सर। क्यों? यूं ही केस तो बिल्कुल साफ है, फिर भी सोच रहा था हमसे कुछ रह तो नहीं गया। मन में कुछ खटक रहा है। जैसे कि चोट काफी गहरी है, मतलब वो काफी ऊपर से गिरा होगा। अपने आप फिसल कर गिरा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। सर एक मिनट, ये तो नई चीज है। अगर किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, इसका मतलब है वो सीढ़ियां उतर रहा था। इसका मतलब है वो बेडरूम से नीचे आ रहा था। वो बेडरूम से नीचे आ रहा था, और अगर उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो फिर उसका सिर कैसे, और सीढ़ियों के साथ रेलिंग्स भी तो है, तो फिर उसने अपने आप को संभालने के लिए रेलिंग्स पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी। कोशिश तो की होगी, लेकिन शायद उसे रेलिंग पकड़ने का मौका ही नहीं मिला होगा। मगर सीढ़ियां थोड़ी घूमी हुई है, तो फिर वो सीधा नीचे कैसे आया? कैसे कैसे कैसे? चलो बीच हाउस चलते हैं, वहीं इसका जवाब मिलेगा। सर आने वाले हैं, तुम ऊपर जाके खड़े रहो। ओके। सुधाकर सीढ़ियों से उतर रहा था जब वो फिसल कर नीचे गिर गया। वीरेन, चलो हम देखते हैं उस रात क्या हुआ होगा। वीरेन, तुम यहां से फिसल कर दिखाओ जहां से सुधाकर गिरा होगा। ओके सर।
ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगी है। दिखा मैंने, सुधाकर फिसलने के बाद गिरता ही चला गया ठीक इन औजारों के ऊपर। बहुत बुरी तरह से गिरा था। I'm sorry सर, मैं अभी आपका मतलब नहीं समझा। इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद भी सुधाकर के शरीर पर एक भी चोट या खरोंच का निशान नहीं था। यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? यहां तो कोई चोट नहीं। यस। जरा इन्हें पलटने में मेरी मदद करो। यहां तो एक भी चोट या खरोंच का निशान नहीं। और अपने ऑफिसर को तो काफी चोट लगी थी गिरने से, एक भी निशान नहीं। हाँ, और यहां तो सिर्फ एक कट है जिससे बहुत खून बहा है, और ये चोट उन्हें औजारों से लगी थी। बड़ी अजीब बात है। सुधाकर ने मौत के समय जो कुछ भी पहना था वो सब सामान कहाँ है? वो यही है, स्टोर्स में। वो सब लेकर आओ फोरेंसिक लैब में। नहीं साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि सुधाकर के इन कपड़ों से, इन जूतों से कहीं क्रीम का कोई निशान मिले, बट आई एम सॉरी, कहीं से कोई निशान नहीं। सुहासिनी जी, हमें विश्वास हो गया कि आपने ये खून नहीं किया है। असली कातिल हमें मिल गया। कातिल मिल गया? जी हाँ। कौन है वो? क्या वो पकड़ा गया है? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन जहां वो इस वक्त है वहां से वो भाग नहीं सकता। कातिल इस वक्त पुलिस के मुर्दा घर में है। आपके पति का खून खुद आपके पति ने ही किया है। उन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या, जिसे उसने बड़ी चालाकी से खून में बदल दिया। क्यों? आपको फंसाने के लिए। जलन के मारे उसने सोचा होगा कि अगर आप उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। उसे मालूम था वो मरने वाला है, और अगर मरते मरते वो आपको खून के जुर्म में फंसा देता है तो आप सड़ती रहती जिंदगी भर जेल में। और हमें शक इसलिए हुआ कि इतनी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी उनके बदन पर एक भी खरोंच नहीं आई। हाँ, क्योंकि अगर सुधाकर सीढ़ियों से गिरे होते तो जरा सी तो क्रीम उनके जूतों के नीचे लगनी चाहिए थी। मगर उनके जूतों के नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि सुधाकर सीढ़ियों से गिरे ही नहीं थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी भी हालत में आप उन्हें छोड़ने ही वाली है, और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया। आपके जाने के बाद पहले उन्होंने कील से गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी दवाई की बोतलें खाली की, और वो खाली बोतलें एक ऐसी जगह फेंकी जहां से वो आसानी से मिल सके। उसके बाद उन्होंने आपकी क्रीम सीढ़ी पर लगाई। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक्सीडेंट होना बाकी था। मगर उससे पहले उन्होंने डॉक्टर सुमित को वो फोन किया। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे बचा लो डॉक्टर। मैं अपने बीच हाउस की सीढ़ियों से फिसल के गिर पड़ा हूं। बहुत खून बह रहा है, मुझे बचा लो डॉक्टर। वो मुझसे झगड़ कर 9:30 बजे चली गई।
जल्दी आओ डॉक्टर। उसके बाद जोर से अपने माथे पर एक गहरा जख्म कर लिया। सुधाकर ने एक छोटी सी गलती कर ली। उसने सीढ़ी पे क्रीम तो लगा दी, लेकिन अपने जूतों पर लगाना भूल गए। एक जरा सी गलती।